हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइस यू आर गुड। डिस्कस करेंगे यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर। यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर का पारिस्थितिकी का सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी बाय यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर। तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा ये पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत या पारिस्थितिकी का जो सिद्धांत है, इसको किसने दिया? यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर ने दिया। और इस सिद्धांत में उन्होंने क्या बात की, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ये भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और एक एक चीज़ को यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि ये जो यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर हैं, ये कहाँ के निवासी थे। तो ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं, अगर बन जाता है तो आपको ध्यान रखना है। रूस के थे, ये रसिया के मूल निवासी थे और इनका जन्म मॉस्को में हुआ था। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि ये मूल निवासी थे कहाँ के, रूस के, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि ये विकास मनोचिकित्सक कहाँ के थे। तो ये क्वेश्चन घुमा देता है कि विकास मनोचिकित्सक कहाँ के थे। तो ध्यान रखना है, विकास मनोचिकित्सक ये अमेरिका के थे। क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि ऑप्शन में अगर मॉस्को या रसिया दिया होगा, रूस दिया होगा, तो उसी के साथ चले जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको आंसर करना है अमेरिका। तो क्वेश्चन क्या होगा कि यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर जो थे वो कहाँ के विकास मनोचिकित्सक थे। तो आपको ध्यान रखना अमेरिका के, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो मनोचिकित्सा पे जो काम किया था, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रहे थे, तो इन्होंने जो वर्क किया था वो कहाँ पर आकर किया था, अमेरिका में आकर किया था। तो क्वेश्चन अगर बनता है यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर कहाँ के मनोचिकित्सक थे, तो आपको ध्यान रखना अमेरिका के। तो इतनी बात हमने पहले इनका बेस जाना कि ये कहाँ के निवासी थे, कैसे कैसे इन्होंने आकर कहाँ पर आकर अपना वर्क स्टार्ट किया था। अब हम बात करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, तो इसमें इसका यूज क्या है ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत का। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, आप इसे क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसको पढ़ने की, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर, तो अब मैं शॉर्ट में आपसे कहूँगी ब्रेनर, ठीक है। तो ब्रेनर जो थे, इन्होंने बच्चे के बारे में कहा था कि जो बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म हुआ, उस छोटे से बच्चे का विकास इन्वायरमेंट की लेयर के साथ में होता है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे मानो एग्जाम्पल, ये एक छोटा बच्चा है और इस बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट की, यानी हमारे पर्यावरण की लेयर्स हैं। हमारे पर्यावरण की क्या हैं, लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर इसके ऊपर लगी हुई हैं और इन लेयर्स के अकॉर्डिंग इसका विकास होता है। कौन सी लेयर में कितना विकास होता है, इसके बारे में इन्होंने बताया था। तो यूरी ब्रोनफ्रेंड-ब्रेनर, इनके बारे में आपने मोटा मोटा जान लिया कि ये कहाँ के निवासी थे और इन्होंने कहाँ पर आकर अपना प्रयोग किया था। अगर विकास चिकित्सक आपसे पूछा जाएगा तो अमेरिका आपको करना है। और इन्होंने कहा था कि जो बच्चे का विकास है वो 5 लेयर में होता है। जो छोटा बच्चा है उसका विकास कैसे होगा, 5 लेयर के अंतर्गत होगा। तो वो 5 लेयर कौन कौन सी हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली लेयर अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पर, तो पहली लेयर आपको ध्यान रखनी है माइक्रो सिस्टम। क्या है, माइक्रो सिस्टम। हर एक लेयर को समझाया भी जाएगा। दूसरी लेयर आपको ध्यान रखनी है, क्या है, मीजो सिस्टम, ठीक है, मीजो सिस्टम। दूसरी लेयर क्या है आपके सामने, मीजो सिस्टम, आप ऐसे लिखेंगे मीजो सिस्टम, ठीक है। फिर थर्ड लेयर आपकी आती है MME, एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम। और फिर उसके बाद में फोर्थ लेयर आपके सामने आती है मैक्रो सिस्टम। क्या आती है, मैक्रो सिस्टम। और फिफ्थ लेयर आती है आपके सामने कौन सी, सी, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। ये 5 लेयर हैं आपके सामने। कौन कौन सी आपके सामने, फर्स्ट लेयर है माइक्रो सिस्टम, सेकंड लेयर है मीजो सिस्टम, थर्ड लेयर है आपके सामने एक्सो सिस्टम, फोर्थ है मैक्रो सिस्टम और फिफ्थ है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो ये 5 लेयर आपको ध्यान रखनी है।
तो अब हम इन लेयर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे एक एक करके कि इन लेयर्स के बारे में क्या कहा, किसने, ब्रेनर ने। तो पहली जो लेयर है माइक्रो सिस्टम, ये फर्स्ट लेयर है। कैसे और बच्चा इसमें कैसे सीखता है। ये जो लेयर है माइक्रो सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसको लघु मंडल के नाम से जानते हैं। हिंदी में आप किस नाम से जानेंगे, लघु मंडल। तो माइक्रो सिस्टम में बच्चे के साथ में कौन होगा, बच्चे की फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, पड़ोसी होंगे, उनके साथ में सीखेगा। फर्स्ट लेयर में आपको पता है फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी जो हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। परिवार, पड़ोसी और अपने फ्रेंड्स जो हैं, छोटे बच्चों की जो फ्रेंड सर्कल होती है, पड़ोसियों के, घर वालों की, तो वो क्या है, हमारी माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो आपको पता है कि जो फैमिली है, मान लीजिए बच्चा है, बच्चे के माता पिता उससे कैसे जुड़े होंगे, डायरेक्ट जुड़े होंगे। बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं वो उससे कैसे जुड़े होंगे, डायरेक्ट जुड़े होंगे। और बच्चे के जो पड़ोसी हैं वो उससे कैसे जुड़े होंगे, डायरेक्ट जुड़े होंगे, यानी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, मैं बताती हूँ आपको। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अकॉर्डिंग जो बच्चा है उसके माता पिता कौन से, यानी माता पिता कौन से लेयर में आते हैं या फिर कौन से मंडल में आते हैं, इसको बोलते हैं लघु मंडल। तो कौन से मंडल में आएंगे, लघु मंडल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे से ये लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, माता पिता, उसकी फैमिली, मतलब फैमिली में जो भी लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उसके पड़ोसी उसके प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे, उसके फ्रेंड्स जो हैं, उसके दोस्त हैं, मित्र हैं। तो यारी दोस्ती कैसे जुड़ी होगी, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे आप हो तो आपके फ्रेंड्स आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, आपको कोई बात करनी है तो आप उनसे डायरेक्ट जाकर बात कर सकते हैं, वो आपसे डायरेक्टली जुड़े होते हैं। तो डायरेक्टली बच्चे से कौन से सिस्टम में जुड़े रहेंगे, तो माइक्रो सिस्टम में उसके फ्रेंड्स, फैमिली और उसके पड़ोसी उससे जुड़े रहते हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। पांचों लेयर, इनको, ये जो आपके सामने 5 हैं, इनको क्या कह सकते हैं, 5 लेयर, 5 लेयर्स, या फिर इनको आप क्या कह सकते हैं, 5 मंडल, 5 मंडल। ठीक है, 5 लेयर, 5 मंडल, या फिर इनको 5 घटक भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 5 घटक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अकॉर्डिंग कितने, बच्चे के विकास के कितने लेयर्स हैं, तो 5 लेयर्स हैं। ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अकॉर्डिंग बच्चे के विकास के कितने घटक हैं, तो 5 घटक हैं। ब्रेनर के अकॉर्डिंग बच्चे के विकास के कितने मंडल हैं, तो 5 मंडल हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई। तो 5 मंडलों के बारे में, 5 लेयर्स के बारे में, 5 घटक के बारे में बात की किसने, ब्रेनर ने, कि बच्चे का विकास इन 5 लेयर के अंतर्गत, इन 5 घटक के अंतर्गत, इन 5 मंडल के अंतर्गत होता है। तो पहला मैंने आपको घटक बताया माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में बच्चे से कौन जुड़ा रहेगा, उसके माता पिता, उसके पड़ोसी और उसके फ्रेंड्स जुड़े होंगे। अब दूसरा है आपके सामने, कौन सा है, मीजो सिस्टम। अब ये जो मीजो सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे से कौन जुड़ जाता है, बच्चे से जुड़ जाता है उसका विद्यालय। उसका विद्यालय, यहाँ पर आकर बच्चा विद्यालय जाने लगता है सेकंड लेयर में, सेकंड लेयर यानी सेकंड घटक में या सेकंड मंडल में बच्चा विद्यालय जाने लगेगा। तो बच्चे से कौन जुड़ेगा, उसके टीचर्स जुड़ेंगे, और फैमिली से पहले से जुड़ा है, फ्रेंड्स से पहले से जुड़ा है, पड़ोसियों से पहले से जुड़ा है। अब क्या होगा, उसके नए फ्रेंड्स बनेंगे, वो टीचर्स को जानेगा, और जो अनुभव उसने यहाँ प्राप्त किए थे माइक्रो सिस्टम में, उसने जो अनुभव प्राप्त किए थे, जो एक्सपीरियंसेस लिए थे, उनको यहाँ पर वह मजबूत करेगा। कहाँ पर, मीजो सिस्टम में। एक बात और, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो यहाँ फैमिली में कौन है, माता पिता हैं, वो माता पिता और टीचर्स के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा सेकंड वाले मंडल में, मीजो सिस्टम में। तो क्वेश्चन बनता है कि फैमिली यानी कि माता पिता, पेरेंट्स यानी पेरेंट्स, माता पिता और विद्यालय के बीच में इंटरेक्शन यानी कि आपस में घुलना मिलना कौन से मंडल में होता है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है मीजो सिस्टम। कई बार हिंदी के शब्द आपको कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको इंग्लिश के वर्ड की तरफ भी ध्यान देना है। जब आपको इंग्लिश में समझना आए तो हिंदी की तरफ ध्यान देना है, और जब हिंदी में समझना आए तो इंग्लिश को ध्यान देना है। क्योंकि जो मैं इंटरेक्शन बता रही हूँ आपको, एक दूसरे से मिलना जुलना, जुड़ाव, एक दूसरे से, इंटरेक्शन मतलब बातचीत करने का, आकर्षण, एक दूसरे से जुड़ना, तो उसको हिंदी में अलग अलग नामों से आपके सामने रख देगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि माता पिता और विद्यालय
विद्यालय के बीच में इंटरेक्शन की बात जब आएगी तो सेकंड लेयर की बात होगी मीजो सिस्टम में। ऐसा होता है क्योंकि जब बच्चा विद्यालय से जुड़ेगा तभी तो माता पिता भी विद्यालय से जुड़ेंगे, तभी तो टीचर्स माता पिता से जुड़ेंगे। तो ये इंटरेक्शन कहाँ पर होगा? सेकंड वाले लेयर्स में होगा, मीजो सिस्टम के अंतर्गत होगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगी। तो मीजो सिस्टम में कौन आ जाएगा? विद्यालय और माता पिता के बीच का इंटरेक्शन इसके बीच में आ जाएगा। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो था इसमें क्या हो रहा था कि हमारा होम और क्या था? स्कूल। होम और स्कूल में क्या था? जुड़ाव हो रहा था। स्कूल में भी, क्योंकि स्कूल में भी फ्रेंड्स बनते हैं। आपको पता है कि बच्चे का सिर्फ बच्चे के पड़ोस में ही फ्रेंड्स नहीं बनते। बच्चा जो प्री स्कूल होते हैं, यानी आपने सुना होगा आंगनवाड़ी, या फिर हम ये कहें कि प्री प्राइमरी स्कूल जो होते हैं उनमें बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ पर भी उसके फ्रेंड्स बनते हैं, पड़ोसियों में भी फ्रेंड्स बनते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि H+S, यानी कि होम और स्कूल। जो होम और स्कूल में टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, माता पिता हैं, उनसे बच्चा क्या होगा? डायरेक्ट जुड़ा होगा। और दूसरी बात है कि विद्यालय और स्कूल का आपस में जुड़ाव होगा। ठीक है, उनसे क्या होगा? बच्चा जुड़ेगा, माता पिता नहीं। लेकिन सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पर इंटरेक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो इंटरेक्शन का मतलब इसके लिए आएगा तो H×S होगा। इनमें गुणनफल होता है और यहाँ पर H+S होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। इस चीज़ को भले ही ध्यान ना रखें क्योंकि इससे आपको होगी कन्फ्यूजन पैदा। बस आप इतना ध्यान रखें, क्वेश्चन इतना ही बनता है और अभी तक इतना ही बना है कि माता पिता कौन सी लेयर के अंतर्गत आते हैं? तो पहली लेयर के अंतर्गत आते हैं। और विद्यालय और माता पिता के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो सेकंड लेयर के अंतर्गत आता है, मीजो सिस्टम के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे एक्सो सिस्टम की, यानी बाह्य मंडल। और ये मीजो सिस्टम जो है इसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य मंडल। ठीक है, इसको हम जानते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, ये बाह्य मंडल है और ये लघु मंडल। ठीक है, लघु मंडल आप नोट करते जाएंगे साथ के साथ, लघु मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। अब हम बात करेंगे बाह्य मंडल की। बाह्य मंडल जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बाह्य मतलब जिससे बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा। तो यहाँ पर माता पिता से बच्चा डायरेक्ट जुड़ा था, विद्यालय से डायरेक्ट जुड़ा था, क्योंकि विद्यालय में टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बच्चा कैसे जुड़ा है? डायरेक्ट जुड़ा है, इन दोनों से डायरेक्ट जुड़ा है। और सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है माइक्रो सिस्टम। अगर पूछा जाए ब्रेनर के अकॉर्डिंग सबसे 5 घटकों में से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा घटक होता है? तो माइक्रो सिस्टम होता है, क्योंकि फैमिली सबसे पहले है। आपको पता है बच्चे के विकास में सबसे बड़ी भूमिका फैमिली की होती है, क्योंकि उसका बेस फैमिली से ही तैयार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो माइक्रो सिस्टम है। मीजो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम में इंटरेक्शन होगा कब? मीजो सिस्टम में जब होगा मध्य मंडल में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें एक्सो सिस्टम की, यानी कि बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या होगा? बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा चीज़ों से। जैसे मीडिया है, प्रभावी होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, मीडिया है। और क्या हो सकता है? जैसे आपका NCERT है, NCERT या फिर पेरेंट्स वर्क प्लेस। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। पेरेंट्स वर्क प्लेस, पेरेंट्स वर्क प्लेस माता पिता का जो कार्य का स्थान होगा, यानी जहाँ पेरेंट्स हमारे वर्क करते हैं उस वर्क प्लेस से बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा, लेकिन वह बच्चे को प्रभावित करेगा। तो कौन सा सिस्टम होगा? बाह्य मंडल। जैसे एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं, माँ और पिता। तो ऐसे समझिए कि आप हैं और आपके बच्चे हैं। आप स्कूल में एक सहायक अध्यापक हैं और आपके ऊपर मान लीजिए प्रिंसिपल है। तो आपका और प्रिंसिपल का झगड़ा हुआ, तो जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ। जब आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ तो आपने क्या किया? घर पे आए और बच्चे पे सारा गुस्सा निकाल दिया। ऐसा होता है कई बार, आपको पता है। तो जो आपके वर्क प्लेस है आपका, जहां आप ड्यूटी करते हैं, वो वर्क प्लेस बच्चे को प्रभावित कर रहा है। कैसे? कि वहां अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो आप बच्चे को गुस्सा नहीं करते। तो बच्चा प्रभावित है लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ा है आपके वर्क प्लेस से। तो जब बच्चा डायरेक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेनर के अकॉर्डिंग
ऐसा कौन सा मंडल है जिससे बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा, या कौन सा निम्न में से कौन से मंडल से बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, तो एक्सो सिस्टम से बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि और इसमें ये पूछ लिया जाता है, ये कई बार ये क्वेश्चन दे दिया गया कि माता पिता का जो वर्क प्लेस है, माता पिता का काम करने का जो स्थान है वो बच्चे को प्रभावित करता है, तो ये किस घटक के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका बाह्य मंडल या बाह्य घटक के अंतर्गत आता है, एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आता है। अगला है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मैक्रो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बृहत मंडल। क्या कहेंगे इसको हम? बृहत मंडल। ठीक है, इसको कहेंगे बृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम बृहत मंडल कहेंगे इसको। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, तो इसमें हमारे वैल्यूज आते हैं, डेवलपमेंट आता है, और इसके अंतर्गत और क्या आएगा, मॉरलिटी आएगी, कल्चर आएगा। यानी कि जो मैक्रो सिस्टम है इसमें हमारी वैल्यूज, मॉरलिटी, जो हमारे नैतिक मूल्य होंगे उससे क्या होगा, बच्चा प्रभावित होगा, बच्चे को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो वैल्यूज हैं और आपकी नैतिकता है वो किसके अंतर्गत आती है, तो मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत, यानी बृहत मंडल के अकॉर्डिंग आती है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रीवियस में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी कराऊंगी क्विज में। तो क्विज जब आपको मनोविज्ञान की कराई जाएगी टेलीग्राम पर, तो उसमें आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि टीचिंग एग्जाम में घुमा फिराकर वही क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी बात यह है कि वही नहीं आएंगे तो उसी को बेस बनाकर थोड़ा लैंग्वेज को चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा लेते हैं तो आपका बेस तैयार हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो प्रीवियस पेपर आप जरूर लगाएं हर एक एग्ज़ाम के लिए होता है, लेकिन टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रीवियस पेपर्स जरूर लगाइए। प्रीवियस पेपर्स अपने पास ला के रखें, और इसके लिए कौन सी बुक बेस्ट है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है सुपर टेट की, ये भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगी, तो उसको आप देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मैक्रो सिस्टम में क्या होगा, ये बृहत मंडल है और इसमें वैल्यूज, मॉरलिटी जो होंगी, हमारी नैतिकता जो होगी, वो किसके अंतर्गत आएगी, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएगी। फिर अब हम बात करते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्रोनो सिस्टम में हमें क्या मिलता है कि जो हमारा कुछ टाइम से बदलाव हुआ, जैसे छोटा था पहले जब हम छोटे थे उस टाइम कुछ समय और था, लेकिन आज कुछ समय और है। तो जो बदलाव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्रोनो सिस्टम को हम कहेंगे घटक मंडल। क्या कहेंगे हम, घटक मंडल इसको कहेंगे। क्रोनो सिस्टम को क्या कहेंगे, घटक मंडल कहेंगे। और इसमें क्या आएंगे, आपके बदलाव आएंगे, कुछ टाइम पीरियड के बाद में जो बदलाव होते हैं उनके अकॉर्डिंग, एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाता है। जैसे एज एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, जैसे जिस टाइम पर हम थे इतने छोटे थे, जब मान लीजिए हम 12-13 साल के थे, तो हमें ये नहीं पता था टेलीग्राम होता क्या है। लेकिन अब जो बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सारी चीज़ें जानते हैं, सब सोशल नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो उस टाइम जब प्रेजेंट में जो था उपस्थित, उसके अकॉर्डिंग हमारा विकास हुआ, मतलब कि उस तरीके का जो एनवायरनमेंट मिला उसके अकॉर्डिंग हमारा विकास हुआ। लेकिन आज जो बच्चों को मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो जो हमारा घटक मंडल है, यानी क्रोनो सिस्टम, जो एट ए प्रेजेंट की स्थिति है, वो बच्चे को प्रभावी करती है। उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है, तो हमें अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें चलना होता है, प्रेजेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग इसमें प्रभावी होता है बच्चा। अब हम बात करेंगे आगे डायग्राम बनाकर, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि अगर आप पहली बार ब्रॉन-फ्रेंड-ब्रेनर पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, मैं ये खुद कह रही हूँ। तो आप इसको कम से कम वीडियो को 2 बार देखिएगा, और उसके बाद में भी कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायग्राम बनाकर। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे आपके सामने मैं डायग्राम बनाती हूँ, आप उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, तो जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लेयर बनाती हूँ आपके सामने, ये पहली लेयर है, ये दूसरी, ये तीसरी लेयर है। ठीक है, ये है बच्चा, क्या है ये, बच्चा। और यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा माइक्रो सिस्टम, क्या लिखा, माइक्रो सिस्टम। उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ मीजो सिस्टम, मीजो
सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में लिखा एक्सो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद में एक और लेयर बनाई हमने, ठीक है। और इसमें लिख दिया हमने मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। और एक और लेयर बनाएंगे और इसमें हमें लास्ट की लेयर में क्या लिखना है, क्रोनो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। तो ये 5 लेयर हैं आपके सामने और ये है बच्चा। तो एक बच्चा है, ब्रेनर के अकॉर्डिंग ये बच्चा जिसका जन्म हुआ, तो इस बच्चे को इन 5 लेयर से गुजरना पड़ता है अपने विकास के लिए। ये बात कौन कह रहे हैं, ब्रेनर कह रहे हैं। अलग अलग लोगों ने बच्चों के विकास के संदर्भ में अलग अलग अपनी अपनी बातें रखी थी, लेकिन ब्रेनर ने कहा कि जो बच्चा है वो एनवायरनमेंट की 5 लेयर से ढका होता है। और इन्हीं 5 लेयर के बारे में जो उन्होंने बताया, इसी को ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पहले इतनी सी बात आप क्लियर करेंगे। अब देखिए बच्चा है यहाँ पर, और बच्चे के ऊपर पहली लेयर किसकी होगी, फैमिली की होगी, उसके परिवार की होगी। तो बच्चा इनसे डायरेक्ट जुड़ा होगा, आपको पता है बच्चा कैसे जुड़ा होगा, डायरेक्ट जुड़ा होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बच्चे के माता पिता भाई बहन ब्रेनर के अकॉर्डिंग कौन से मंडल में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माइक्रो सिस्टम में आते हैं, यानी लघु मंडल में आते हैं, ठीक है। लघु मंडल के अंतर्गत आते हैं। माता पिता उसके फ्रेंड्स किसके अंतर्गत आएंगे, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद में बात करते हैं मीजो सिस्टम। तो मीजो सिस्टम में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। और इसमें फैमिली और टीचर्स का इंटरेक्शन होता है। तो माता पिता और स्कूल का इंटरेक्शन इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 5 लेयर हैं, 5 लेयर को आपको ध्यान रखना है। बृहत मंडल, 5 लेयर्स, ठीक, 5 लेयर्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था जो माइक्रो सिस्टम है, इससे बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। इसमें कौन आता है, परिवार, मित्र, विद्यालय, पड़ोसी, अध्यापक और निकटतम जितने भी संबंधी होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन है, यहाँ लिख सकते हैं आप फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स और नेबरहुड, ठीक है, पड़ोसी और अन्य संबंधी यानी रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं वो सब किस में आ जाएंगे, माइक्रो सिस्टम में। अब यहाँ पर मीजो सिस्टम में भी यही सब रहते हैं, फैमिली रहती है, फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, टीचर्स रहते हैं, है ना, नेबरहुड और अन्य रिलेशनशिप भी आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। कहाँ पर, मीजो सिस्टम में। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जो हैं या फैमिली वाले जो हैं उनका इंटरेक्शन किससे होगा, टीचर्स से होगा, किसके अंतर्गत, मीजो सिस्टम। दूसरी बात, जो बच्चे ने यहाँ पर अनुभव प्राप्त किए थे, जो सीखा था बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाई से, उसको क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर मजबूत करेगा। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम बात करें एक्सो सिस्टम की। तो एक्सो सिस्टम यानी बाह्य मंडल। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, इसमें बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उनसे बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, लेकिन बच्चे को प्रभावित करते हैं। आपको पता है माता पिता, फैमिली, फ्रेंड्स सब लोग जो है प्रभावित करते हैं बच्चे को, टीचर्स प्रभावित करते हैं। तो यहाँ एक्सो सिस्टम में जो चीज़ होंगी वो भी बच्चे को प्रभावित करेंगी, लेकिन बच्चा उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा होगा। बच्चा डायरेक्टली जाकर उनसे नहीं कह सकता कि आपकी वजह से ये हुआ है, वो उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, बल्कि अपने जो लोग जिनसे वह प्रभावित हो रहा है सामने प्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ा होगा। लेकिन जिनसे वो जुड़ा है, जिनकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, जो माता पिता वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, या फिर जिनकी वजह से उसे फ़ायदा हो रहा है वो किसी और से जुड़े होंगे, तो इनडायरेक्ट बच्चे को प्रभावित करती है ये सारी चीज़ें जो एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया मीडिया एक एग्जांपल हो सकता है। कैसे, बच्चा न्यूज़ देखता है टीवी में, तो टीवी से बच्चा डायरेक्टली जुड़ा है, टीवी उसके सामने है, प्रत्यक्ष रूप से है। लेकिन टीवी पे जो दिखाया जा रहा है कि आज उसका मर्डर कर दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, मीडिया पे जो भी चीज़ें आती हैं उनसे बच्चा इनडायरेक्ट जुड़ा होता है, लेकिन बच्चे को वो प्रभावित करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे NCERT
NCERT, जैसे NCERT कोई भी बदलाव करती है, कोई चेंज करती है, तो बच्चा डायरेक्टली NCERT से नहीं जुड़ा, लेकिन बच्चे को वो प्रभावी कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो सकता है। वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस पर माता पिता के साथ में जो घटना हुई उसका बच्चों पर कोई भी गुस्सा निकालना या बच्चों से उस बारे में किसी तरीके का कोई झड़प होना, कुछ भी होना, वो बच्चे को प्रभावी करता है। तो एक्सो सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब कि जिनसे बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, जैसे मीडिया हो सकती है, पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो सकता है, NCERT हो सकते हैं, और भी अन्य एग्जाम्पल्स जिनसे बच्चा डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता लेकिन वे बच्चों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में ब्रेनर कहते हैं कि उसके बाद आता है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम आता है। मैक्रो सिस्टम मतलब बृहत मंडल। इसमें क्या होगा, जो वैल्यूज हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं उनसे बच्चा प्रभावित होगा, तो वैल्यूज, मॉरलिटी, नैतिकता वगैरह ये सारी किसमें आएंगी, तो ये आएंगी बृहत मंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है कंप्लीट चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपका क्या आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, मॉरलिटी आ जाएगी, और क्या आएगा इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म होते हैं, या हमारे ही देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनसे बच्चा प्रभावित होता है। तो जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें जो बच्चे के सामने हैं, यानी कि नैतिकता से संबंधित, तो वो सभी किस में आएंगी, इसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कल्चर है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर है, जैसे हम लोग ही, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख, ईसाई है, तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उन सभी का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो ये सारी चीज़ें देखता है, ये अलग अलग धर्म है, उस चीज़ का इफेक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। उसकी मॉरलिटी क्या है, उससे भी वह प्रभावित होता है, या उसके आसपास की मॉरलिटी क्या है, उससे भी प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। अब हम बात करते हैं क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम यानी घटक मंडल। अब इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया एट प्रेजेंट की बात होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे घटक मंडल, इसमें किसकी बात होगी, यहाँ पर आप लिख लेंगे, इसके अंतर्गत क्या होगा, एक्सो सिस्टम। तो एक्सो सिस्टम में क्या आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। एक्सो सिस्टम में पेरेंट्स वर्क प्लेस, पेरेंट्स वर्क प्लेस, पेरेंट्स वर्क प्लेस आ जाएगा इसके अंदर, और क्या आ जाएगा, मीडिया आ जाएगी इसके अंदर, और क्या आ जाएगा, NCERT आ जाएंगे, NCERT। और इसके बाद में मैक्रो सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्या, इसके अंदर मॉरलिटी, मॉरल आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएंगी, कल्चर, कल्चर आ जाएगा इसके अंदर, और क्या आ जाएगा, रिसोर्सेज आ जाएंगी। ठीक है, रिसोर्सेज इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, उसके बाद में क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में क्या बताया था मैंने आपको, जैसे एक सेकंड, क्रोनो सिस्टम में आप लिखेंगे एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। अब कैसे, ये समझेंगे। अब क्रोनो सिस्टम आपका बाकी रह गया है, तो क्रोनो सिस्टम में आता है आपका एट प्रेजेंट की स्थिति, अकॉर्डिंग टू टाइम की स्थिति। जैसे जिस टाइम आप छोटे थे उस टाइम क्या था कि आपको मोबाइल छूने को भी नहीं मिलता था, देखने को भी नहीं था। उस समय की बात अगर मैं करूं, उस टाइम बहुत कम लोगों को, रेयर केसेस थे जब मोबाइल किसी के घर में होता था। अरे वो बहुत बड़ी लैंडलाइन जो नंबर हुआ करते थे उनसे बहुत लोग बातें करते थे, ऐसा बताते हैं। उससे भी पहले की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो उस टाइम लोगों के पास में मोबाइल देखने को ही नहीं था, चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते थे। या फिर ऐसा सिस्टम होता था कि कोई लोग भेजा जाता था, जैसे शादियां होती थी उस टाइम, बताते हैं जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि कोई नाई वगैरह को भेजा जाता था और तब संदेश पहुंचाया जाता था। ठीक है, इस तरीके के काम होते थे। तो उस समय जो था अकॉर्डिंग टू टाइम उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ा, तो उसका विकास उसी तरीके से हुआ। उसके बाद जब फ़ोन का चलन हुआ, मोबाइल का चलन हुआ, या और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई,
है ना, न्यूज़पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और न्यूज़ लेना हो तो पहले क्या था कि सिर्फ लोग न्यूज़पेपर ढूंढते फिरते थे, लेकिन अब घर घर में टीवी होने लगा। फिर उसके बाद में लोगों ने टीवी को भी छोड़ा, मोबाइल में भी न्यूज़ देख सकते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट की स्थिति है, एट प्रेजेंट जो हमें मिल रहा है, उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है। किसके अंतर्गत आती है ये चीज़? घटक मंडल के अंतर्गत आती है। तो एट प्रेजेंट की स्थिति किसके अंतर्गत आएगी? घटक मंडल के अंतर्गत आएगी। अकॉर्डिंग टू टाइम बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट का, वो किसके अंतर्गत आएगा? घटक मंडल के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि आज के समय में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से बिल्कुल फ्रैंकली रहता है। कोई भी बात हो पेरेंट्स से बिल्कुल साफ क्लियरली बोल सकता है, कैसी भी बात हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले डरते थे, सामने बात करने में भी हाथ पैर कांपने लगते थे पहले लोगों के, अपने माता पिता से भी। लेकिन अब समय के साथ में बदलाव हुआ, तो अकॉर्डिंग टू टाइम हमें चलना पड़ा कि टाइम ऐसा है तो ऐसा करना पड़ेगा। और ज़रूरी भी है, टाइम की रिक्वायरमेंट भी है कि आप अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल एज ए फ्रेंड रहें, ताकि वह हर बात आपसे शेयर कर सकें। ऐसा ना हो कि आपसे कोई बात वह कह नहीं पा रहे तो उस बात के लिए वो अंदर ही अंदर घुट रहे हों, या फिर उनके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो ये ज़रूरी है, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू टाइम चलना है। किसके अंतर्गत? घटक मंडल के अंतर्गत। तो ब्रेनर ने बताया कि ये 5 मंडल हैं जिसमें बच्चे का विकास होता है। कैसे? पहले फैमिली फ्रेंड से जुड़ा होगा, टीचर से जुड़ा होगा, माइक्रो सिस्टम में। उसके बाद में टीचर्स और पेरेंट्स का इंटरेक्शंस होगा मीजो सिस्टम में। फिर एक्सो सिस्टम में क्या होगा? बाह्य मंडल जो है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है या जो चीज़ें उससे इनडायरेक्ट जुड़ी हैं वो उसको प्रभावित करेंगी। उसके बाद में मैक्रो सिस्टम में क्या है? मैक्रो सिस्टम में आपकी जो वैल्यूज़ हैं, मॉरलिटी है, रिसोर्सेज हैं, कल्चर है, वह बच्चे को प्रभावित करेगा। और उसके बाद में क्रोनो सिस्टम में एट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बच्चा प्रभावी होगा। पहले की स्थिति के अकॉर्डिंग पहले तरीके से प्रभावी हुआ था, और आज की स्थिति के अकॉर्डिंग आज के तरीके से प्रभावित होगा। तो ब्रेनर कहते हैं कि जो बच्चा है ये इन 5 लेयर से ढका हुआ है, इन 5 लेयर के अंतर्गत इसका विकास होता है। तो ब्रेनर के सिद्धांत के बारे में आज मैंने डिस्कस किया। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताएं। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम पर या फिर आप इंस्टा पर, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, कमेंट करके जैसे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, स्टडी रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्विज, जब मैं मनोविज्ञान की क्विज आपको कराऊंगी कल या नेक्स्ट डे। तो इसी से आपकी क्विज होगी, तो इसको आप, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे। इससे रिलेटेड PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एक्सपर्ट ओपिनियन। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके, और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब बटन को दबा लें जो लोग नए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।